शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें सीमा प्रसंग के विषय पर विचार किया जा रहा है। श्री मधुसूदन ओझा जी ने अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इस विषय में कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जब हमारे प्राचीन भारतीय वाङ्मय में होता है, इसमें पुराण मुख्य रूप से आते हैं, तो उसका आशय क्या हो, इस विषय में उन्होंने अनेकों प्रमाण दिए हैं। मेरे लिए 11वां प्रमाण निर्धारित किया गया है विषय के रूप में। ये प्रमाण इस विषय में है कि जब भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सीमा क्या मानी जाए। भारतवर्ष शब्द का उच्चारण जब किया जाता है तो उस भारतवर्ष शब्द से हम क्या समझें, उसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर की सीमा क्या हो, यही विषय है। सामान्यतः इस विषय पर उतना विचार प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रमाण पूर्वक नहीं किया गया है। हम लोग भी जो भूगोल इत्यादि पढ़ते आए हैं छोटे से, उसमें इस सब बात का विचार नहीं है। बस हम लोग तो इतना ही जानते हैं, आजादी के बाद हम लोग जन्म लिए हैं और इतना जानते हैं कि भारतवर्ष पाकिस्तान एक साथ था, बस उसी में बांग्लादेश निकल गया, इसी को भारतवर्ष जानते हैं। हम लोगों की और हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है, मैं समझता हूं कि सामान्यतः उसकी यही समझ है। लेकिन जो प्राणेतिहास के विद्वान हैं, भिन्न भिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं, वो संभवतः इस बात को अवश्य जानते होंगे कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, जब भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया, चाहे विष्णु पुराण में कहा गया गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, तो जहां जहां भारतवर्ष का प्रयोग किया गया, श्रीमद् भागवत इत्यादि में जब पंचम स्कंद में भारतवर्ष का वर्णन किया गया और उनकी नदियों का वर्णन किया गया, पर्वतों का वर्णन किया गया, तो भारतवर्ष शब्द का जो प्रयोग है, और आज जो हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान उसमें निकल गया, बाद में बांग्लादेश भी, तो आज हिंदुस्तान जिसे हम समझते हैं और भारतवर्ष समझते हैं, प्रायः आज भारतवर्ष और हिंदुस्तान को पर्याय समझा जाने लगा है। इसमें हम लोग, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी, और मैं समझता हूँ राजनेता लोग भी, अगर आप एक सर्वेक्षण कर लें और राजनेताओं से, सामान्य मतदाताओं से, सामान्य विद्यार्थियों से, हमारी पीढ़ी वाले लोगों से पूछे, तो मैं समझता हूं कि 90% से अधिक लोग यही उत्तर देंगे कि भारतवर्ष और हिंदुस्तान तुल्य है। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि भारतवर्ष शब्द अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय वाङ्मय में इसका प्रयोग होता रहा है, और वो निश्चित रूप से आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं उससे अत्यधिक विशाल था। अब कितना विशाल था उसकी सीमा निर्धारित किए बिना ये तय नहीं हो सकता। तो उसकी सीमा के निर्धारण के लिए मधुसूदन ओझा जी ने अनेकों प्रमाण दिए हैं। अन्य प्रमाणों की चर्चा अन्य विद्वान करेंगे, मैं केवल 11वें प्रमाण पर यत्किंचित विचार करता हूँ। तो इसका शीर्षक यही है कि जो नव भारत में नव भारतीय नव द्वीप है, इन नव भारतीय द्वीपों के बीच में हिंदुस्तान के लिए कुमारिका द्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कुमारिका द्वीप कहना ही इस बात को, और कुमारिका द्वीप की सीमा बतलाई गई है, तो कुमारिका द्वीप शब्द का उच्चारण ही यह दर्शाता है कि आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान मात्र में भारतवर्ष की सीमाओं का समावेश नहीं होता, भारतवर्ष उससे अधिक विशालतर है। ये बतलाने के लिए 11वें प्रमाण की चर्चा करते हैं। नवानां भारतीय द्वीपानां मध्ये हिंदुस्तानस्य नवमं कुमारिका द्वीपत्वाख्यानं भारतवर्षस्य हिंदुस्तान मात्र पर्यवसायित्वा भावे 11वें प्रमाणम, हिंदुस्तान के लिए कुमारिका द्वीप शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है
कि भारतवर्ष जो है हिंदुस्तान मात्र से अधिक विशाल है। तो ये कह रहे हैं कि भुवन कोश में अर्थात पुराणों में जहाँ भुवनों का वर्णन किया जाता है, भुवनों का वर्णन करने की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। प्रायः प्रत्येक पुराण में, प्रायः मैं कह रहा हूँ, प्रायः प्रत्येक पुराण में 14 भुवनों का वर्णन होता है। भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, और नीचे सुतल वितल पाताल इत्यादि जो 7 लोक हैं, इन सब भुवनों का वर्णन जब किया जाता है उसे भुवन संस्थान या भुवन कोश कहा जाता है। भुवनों का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। योग सूत्र के व्यास भाष्य में एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। उसके व्यास भाष्य में व्यास जी ने बड़े विस्तार से भुवनों का वर्णन किया है। इसी प्रकार प्रत्येक पुराण में प्रायः भुवनों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ ओझा जी ने मत्स्य पुराण के उद्धरण से अपना आख्यान आरंभ किया। एकादश प्रमाण में मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ, जिसको उद्धृत किया है ओझा जी ने, योजना नाम सहस्त्रम तु द्वीपोयम दक्षिणोत्तरः आयतस्तु कुमारी तो गंगाया प्रवाहावधि। ये श्लोक है। अर्थात ये जो कुमारिका द्वीप है, ये दक्षिण से लेकर के उत्तर में 1000 योजन इसका विस्तार है। और जो कुमारी शब्द है अर्थात सिंघल द्वीप से लेकर के गंगा के प्रवाह के उद्गम तक ये चौड़ा फैला हुआ है, ऐसा मत्स्य पुराण का वचन है। इसके समर्थन में एक मार्कंडेय पुराण का वचन विद्युत किया है, योजना नाम सहस्त्रम वही द्वीपोयम दक्षिणोत्तरम। ये भी वही है कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो भारतवर्ष की सीमा है उसका विस्तार है 1000 योजन। अब हम ये जानते हैं योजन शब्द 4 कोस के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन श्री ओझा जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो प्रयुक्त योजन शब्द है वो केवल 1 कोस का अर्थ लेना चाहिए, ताकि अन्य वचनों की संगति हो सके। ये लिखा है इन्होंने, अत्र योजन शब्द क्रोश परतया नेयः। यहाँ पर योजन शब्द जो है क्रोश परक ही लेना चाहिए। और जो कुमारी शब्द है, आयतस्तु कुमारी तो गंगाया प्रवाहावधि, कुमारी से लेकर के गंगा के प्रवाह तक ये फैला हुआ है चौड़ा। तो कुमारी शब्द यहाँ सिंघल द्वीप में प्रसिद्ध है। क्यों? इसमें प्रमाण दिया कि स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में कुमारिका ख्यान जब आता है तो वहां पर सिंघल द्वीप के लिए कुमारिका का प्रयोग है, कुमारिका द्वीप का। अब ये जो सिंघल द्वीप है ये कहाँ पर है, तो इसका अक्षांश बतला रहे हैं ओझा जी। सिंघल द्वीप 47 सप्तमेंशे सन्निविष्टः। ये सिंघल द्वीप जो है वो 7 अंश और 47 कला, इतने अक्षांश पर सिंघल द्वीप की स्थिति है। ये दक्षिण सीमा है भारतवर्ष की। भारतवर्ष की दक्षिण सीमा सिंघल द्वीप तक जाती है। और गंगा प्रवाह का आरंभ जो है वो 36 अक्षांश पर होता है। गंगा प्रवाहारंभस्तु 36 अक्षांशे। तो सिंघल द्वीप जो है दक्षिण में है 7 अंश 47 कला पर अक्षांश, और उत्तर में गंगा का प्रवाह है 36 अक्षांश पर। प्रति मील ही 70 में तो 69 सही 1/3 मील इन्होंने बताया। 69 मील और 1/3 मील, इतना एक अक्षांश का मान होता है, मैंने इतने में एक अक्षांश व्यतीत हो जाता है। इसमें अगर 28 का गुणा करेंगे तो लगभग 2000 मील आएंगे। ये लिखा है इन्होंने, तेषाम 28 गुणत्वे मीलानाम द्विसहस्र प्रायतया तावान से दक्षिणोत्तरायामो निष्कृष्यते। अगर 28 गुणा करेंगे 69 सही 1/3 मील में तो लगभग 2000 मील आएंगे। और मील शब्द लगभग आधे कोस का होता है, तो 2000 मील का तात्पर्य हुआ 1000 कोस। तो अगर हम योजन शब्द को क्रोश परक माने तो इस वचन की संगति होती है कि 1000 कोस का भारतवर्ष की दक्षिणोत्तर सीमा का विस्तार 1000 कोस है। एतच्च मानम सिंधो पश्चिमतोपि लोहित सागर पर्यंतम उपनीयते मेसापोटामिया प्रदेशस्यापि 37 अक्षांश प्रायत्वात्।
जो मेसोपोटामिया जो देश है, प्रदेश है, वो भी लगभग 36 अक्षांश की रेखा पर ही आता है। अतः ये जो 1000 कोस का मान है, ये सिंधु के पश्चिम से लेकर के लाल सागर पर्यंत मेसोपोटामिया तक जाता है, उसका भी विस्तार है। अब इसके समर्थन में जो एक ब्रह्म पुराण में एक श्लोक आता है, जिसे कोट को उद्धृत कर रहे हैं, उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ऐसे मिलता जुलता श्लोक विष्णु पुराण में भी है। और जो मत्स्य पुराण में फिर कहा गया है, तिर्यगूर्धम तो विस्तीर्ण सहस्त्राणि दशैवतु, तिरछे से ऊपर तक माने उत्तर से दक्षिण तक ये जो 10 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण है, ऐसा जो कहा गया है, तो इसके उत्तर में श्री ओझा जी का ये कहना है, ये जो निर्देश है, ये निर्देश जो है भ्रामक है। इति निर्दिश्यते तत्र कालदोषाल लेख प्रमादात पाठ भ्रमा संभाव्यते। ये जो 10,000 बतला दिया, ये काल दोष से लेख में प्रमाद हो गया, इसलिए पाठ में भ्रम हो सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि 10,000 संख्या सर्वथा प्रत्यक्ष विरुद्ध है। और आगे पीछे जो मत्स्य पुराण में ही मत्स्य पुराण में ही कहा कि सहस्त्र क्रोश है, यहाँ 10 सहस्त्र कह दिया, तो अपनी ही उक्ति में पूर्वापर में विरोध आ जा रहा है। इसलिए हो सकता है मत्स्य पुराण का ये 10 सहस्त्र वाला वचन है, ये प्रत्यक्ष से भी विरुद्ध है और अपनी पहले की उक्ति से भी विरोध होता है। अथवा अगर संगति बैठानी हो, किसी को लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो पक्ष ठीक नहीं है कि आपने कह दिया कि विरोध है, ये भ्रामक पाठ है, तो कहा कि यदि किसी को इसमें आस्था न जम रही हो तो दूसरा समाधान भी दिया, अथवा वर्गात्मक क्रोशानाम अयम उल्लेखा संभाव्यते, अथवा ये वर्गात्मक क्रोश माना जाए, वर्गात्मक क्रोश 10,000 होगा, ऐसा इन्होंने कहा। अर्थात तथा च पूर्व पश्चिम तो 90 साधिक सहस्र क्रोशमितम दक्षिणोत्तरतस्तु साधिकाष्टाविंशत्यंशतया सहस्र क्रोशमितम चेदम भारतवर्षम इति स्थितम। पूर्व से लेकर के पश्चिम में 90 अंश की दूरी है अक्षांश दृष्टि से, तो वो जो है 3,000 कोस से थोड़ा ऊपर ही आएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और फिर ये 1,000 कोस मिला के 10,000। तो ऐसे कहा कि वर्गात्मक कोष का अगर हम माने तो फिर विरोध नहीं रह जाता है। पूर्व पश्चिम में 90 अंश को अगर गुणा करेंगे 69.5 मील, 69 से 3 मील से, तो ये 3,000 कोस से थोड़ा ऊपर ही आएगा। इसका जब वर्ग करेंगे तो 9,000 हो जाएगा, और इसमें 1,000 जोड़ देंगे 10,000। तो लगभग वर्गात्मक क्रोश जो है 9,000 से कुछ अधिक होने से 10,000 कहा जा सकता है। ये इनका दूसरा समाधान है कि जहां 10,000 कोष कहा गया है भारतवर्ष के क्षेत्रफल को, तो या तो वर्गात्मक क्रोश माना जाए, तो 3,000 के वर्ष वर्ग करेंगे, तो ऐसे कह रहे हैं। ये एक इनका समाधान है। वैसे तो चूंकि पूरा पर वचन से विरोध है और प्रत्यक्ष में भी सीमा जो है 1,000 कोष की पाई जाती है, इसलिए ये पाठ जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और फिर तो यही इनका प्रमाण एकादश समाप्त होता है। दूसरी बात इन्होंने थोड़ी सी और जोड़ी है कि यदि अक्षांश शून्य प्रदेश जो लंका में माना जाता है, निरक्ष देशात् यदि तू निरक्ष देशावतिष्ठते तदा 37 ततोप्यधिकं दक्षिणोत्तरायाम स्थितिरिति इत्यूह्यम्। अगर हम अक्षांश निरक्ष देश से मतलब अक्षांश शून्य प्रदेश से नापेंगे तो 36 अंश से भी थोड़ा सा अधिक होगा, तो फिर 1,000 कोस से भी थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। कुमार सिंहलक द्वीप से लेकर के गंगा के प्रवाह तक 1,000 कोस तक दक्षिणोत्तर आयाम है इसका, और पूर्व से पश्चिम में 3,000 कोस से अधिक आयाम है ये भारतवर्ष है। तो ये इनका वाक्य अंत में तथा च पूर्व पश्चिम तो 90 कोस में बदलेंगे तो 3,000 कोस से कुछ अधिक आएगा, और दक्षिणोत्तर में 1,000 कोस। तो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक 1,000 कोस की सीमा भारतवर्ष की सीमा है। भारतवर्ष कहने से हमें ये समझना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से आज के हिंदुस्तान से बड़ा है। तो ऐसा कहकर गीता एकादश प्रमाण पूरा होता है। मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एकादश प्रमाण लगभग इनका था।